Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of business combination. आज के लेक्चर से हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट नंबर 4 का वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस कॉम्बिनेशन का? बिजनेस प्लस कॉम्बिनेशन यानी कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेस के कंबाइंड होने की प्रोसेस को हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। अगर हम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर फ्री कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था और इस फ्री कंपटीशन में बिजनेस और इंडस्ट्रीज को फ्री छोड़ दिया गया था कि वो एक दूसरे से कॉम्पीट करें, क्योंकि पर्पस था क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करवाना। जितना कंपटीशन होगा, उस समय ये समझा जाता था कि जितना कंपटीशन होगा उतनी ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये इंडस्ट्रीज या कंपनीज असर्टेन होंगी और उतने ही ज़्यादा ये एफर्ट्स करेंगी क्वालिटी गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो उस समय केवल कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से कंपटीशन को फ्री छोड़ा गया था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब कंपनीज प्रॉपरली क्वालिटी को डेवलप करना शुरू कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ फर्म्स लगातार बढ़ती चली गई और उन नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने की वजह से कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई होने लगा और ये इतना हाई होने लगा कि हर फर्म को सर्वाइव करने के लिए प्राइस कट की हेल्प लेनी पड़ी। और जब प्राइस कट की बात आई तो प्राइस कट में केवल वही फर्म्स सर्वाइव करने की कंडीशंस में थी जिनके पास रिसोर्सेज मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल थे, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इस पोजीशन में नहीं थी, जिसकी वजह से उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा आना शुरू हो गया था, यानी कि उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इस पर्टिकुलर कंपटीशन की वजह से, इंटेंस कंपटीशन की वजह से, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से एक जरूरत महसूस हुई एक दूसरे को कोऑपरेट करने की और कंबाइन होने की, जिससे कि जो वेस्टफुल, रिलेंटलेस और कट थ्रोट कंपटीशन है उसका एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया जा सके। नीड वॉज फेल्ट टू कोऑपरेट विद वन अनदर एंड कंबाइन टू प्रोवाइड अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेस्टफुल, रिलेंटलेस और कट थ्रोट कंपटीशन सो दैट दे मे अवॉइड देयर एक्सटेंशन फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड, जिससे कि वो अपने एक्सटेंशन को अवॉइड कर सकें, यानी कि अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए कोऑपरेशन की नीड फील हुई इन पर्टिकुलर फर्म्स को जो सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं थी। बाय एंड बाय दे स्टार्टेड गिविंग मोर रिलायंस ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और उन्होंने इस डॉक्ट्राइन पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि जितना ज्यादा हम यूनाइटेड होंगे उतना ही हम सर्वाइव करने की पोजीशन में होंगे और जितना हम डिवाइडेड होंगे उतना ही हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और इसके साथ साथ बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन आर कॉम्बिनेशन फॉर्म बाय टू और मोर बिजनेस यूनिट्स विद अ व्यू टू अचीविंग सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, स्पेशली एलिमिनेटिंग ऑफ कंपटीशन। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स कंबाइन होती हैं किसी एक सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और स्पेशली कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बिहाइंड द कॉम्बिनेशन इज टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन और टू एलिमिनेट वेस्टफुल कंपटीशन और एनहेंस प्रेस्टीज। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो रिसोर्सेज के पूल को कलेक्ट कर लेती हैं और इस केस में ये इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर लेती हैं और ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्पीट करने में कैपेबल हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये एलिमिनेट कर देती हैं वेस्टफुल कंपटीशन को अपने लार्ज स्केल रिसोर्सेज के पूल के बेसिस पर और अपनी प्रेस्टीज को भी ये लगातार इंक्रीज करते चली जाती हैं। ओके, वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वॉज गिवन बाय हेनी। क्या कहा था हेनी ने? टू कंबाइन इज टू सिंपली बिकम one of the parts of a whole
एंड अ कॉम्बिनेशन इज मेयरली अ यूनियन ऑफ पर्सन्स टू मेक अ होल और ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सम कॉमन पर्पस। यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉमन पर्पस को प्रोसिक्यूट करने के लिए जब यूनियन ऑफ पर्सन्स फॉलो की जाती है तब हम इसको कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब कंबाइन होने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर होल बॉडी का पार्ट बन जाना। ओके, तो ये इन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी इन रेफरेंस ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के कॉजेज क्या हैं, यानी कि वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कॉम्बिनेशन को हाईली लेवल पर लेकर गए और जिसकी वजह से बिजनेस वर्ल्ड को कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट फील हुई। तो हम उन पर्टिकुलर कॉजेज को यहां स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज द वेस्टफुल कॉम्पिटिशन। सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, मार्केट में कंपटीशन बहुत लार्ज स्केल पर था, कट थ्रॉट कंपटीशन वाज देयर, और इसकी वजह से जो फर्म्स थी उनका प्रॉफिट लगातार डिक्रीज हो रहा था। प्रॉफिट डिक्रीज होने के साथ साथ उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा आ रहा था, उनको इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तब उस केस में इस वेस्टफुल कंपटीशन को प्रिटेंड करने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थी जो सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं हो पा रही थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अपने रिसोर्सेज को पूल किया और लार्ज स्केल इकोनॉमीज का फायदा उठाते हुए इस कंपटीशन को अवॉइड किया। सर्वाइवल को एंश्योर करना ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसके पीछे। पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड वन इज पॉपुलरिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशंस। उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर जो जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशंस थी उस फॉर्म ने एक पॉपुलरिटी गेन कर ली थी और उसकी वजह से लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके थे। और उन लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस के स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ था, जो डिफरेंट फर्म्स थी जो स्मॉल लेवल पर ऑपरेट कर रही थी वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर रही थी, और उस पर्टिकुलर फीलिंग की वजह से जो स्मॉल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस थी या फर्म्स थी उन्होंने कोऑपरेट करा एक दूसरे को, और कोऑपरेट करते हुए कंबाइन होने के डिसीजन को फोकस किया, और इस तरह से कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए उन जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन के इक्वल अपने स्टैंड को फॉलो करने के लिए उन्होंने प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ में कंबाइन होना यह सुनिश्चित किया। यह भी एक बहुत बड़ा कॉज था कॉम्बिनेशन का। थर्ड वन इज द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैं मॉडर्न सिस्टम की बात करूं, देन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मेड इट नेसेसरी टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन मास स्केल टू रिड्यूस द पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस इतने बड़े लेवल पर वर्कआउट क्यों करती हैं? क्योंकि वो इकोनॉमीज का एडवांटेज लेना चाहती हैं। जब वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही होंगी तो वो क्या करेंगे, मास स्केल ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करेंगे, और जब वो एक लार्ज क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रही होंगी तो उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है या जो उनकी एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो क्या होगी, वो मिनिमम लेवल तक रिड्यूस हो जाएगी। और जब वो मिनिमम लेवल तक रिड्यूस हो जाएगी तो इनके प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस एडवांटेज की बात करें इन रेफरेंस ऑफ अ स्मॉल साइज यूनिट, तो वो स्मॉल साइज यूनिट इस पर्टिकुलर एडवांटेज को गेन नहीं कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे लार्ज स्केल यूनिट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लेकिन रिसोर्सेस उसके पास इतने अवेलेबल है नहीं, तो वो क्या करेगी, ऐसी जितनी भी स्मॉल यूनिट्स मार्केट में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही हैं उनके साथ में ये अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर देती है, और इस तरीके से ये एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को फॉलो कर लेती है और इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज लेती है। ये केवल और केवल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लस्ट फॉर पावर। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मार्केट में जब नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं तो बहुत सारे डायनेमिक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट फर्म्स को कंबाइन करने के लिए एफर्ट्स करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उस पर्टिकुलर पर्सन का इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स है।
मार्केट में जब उस पर्टिकुलर पर्सन के पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो वो क्या करता है, जो स्मॉल शेयर्स रखने वाली कंपनीज हैं उनको अपने साथ कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद जो टोटल इंडस्ट्री में कंप्लीट पावर है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अवेलेबल हो जाती है, यानी कि दैट इनहेरेंट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली। तो इस पर्टिकुलर पावर को गेन करने के लिए भी क्या करते हैं, कभी कभी जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रिस्ट है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स को एक तरीके से हम मदर ऑफ कॉम्बिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। ये कब होता है? दिस हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट रेज अ टैरिफ वॉल अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स that result in mushroom growth of business enterprises in the country causing severe competition among them। यानी कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, एक टैरिफ वॉल को रेज कर देती है, यानी कि आप अगर फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक टैरिफ वॉल को रेज कर देती है, यानी कि वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी या फिर जो भी है तरीके हैं जिससे कि जो इंपोर्ट होगा वो बहुत महंगा हो जाता है, और उसके बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को फॉलो कर पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो कुल मिला के जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर उस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एनकरेजमेंट किए जाते हैं, और जब एनकरेजमेंट देती है गवर्नमेंट तो मशरूम ग्रोथ हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेशन में, और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट में। और इस बढ़े हुए कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होता है, जो मार्केट का बेनिफिट है वो मैक्सिमम फर्म्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब करना क्या है, बेनिफिट अर्न करना है और मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो फर्म्स हैं उस मार्केट में ऑपरेट करने वाली वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होना स्टार्ट कर देती हैं, और इस तरह से वो उस इंडस्ट्री के बेनिफिट को अर्न करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट तो होगा नहीं, जो भी कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट करेंगे वो उसी इंडस्ट्री से कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंपटीशन को कम करके इस प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है, और अपने इंटरेस्ट को फर्म्स प्रोटेक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज द वेगरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। क्या मतलब है इसका? समटाइम्स द बिजनेस साइकिल कॉजेज कॉम्बिनेशन टू टेक प्लेस इन टू वेज। सबसे पहला क्या होता है, पहले हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। जब जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में होती है, यानी कि मंदी होती है जब इकोनॉमी के अंदर, तब क्या होता है, जो वीक यूनिट्स हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट यूनिट्स के साथ में कंबाइन करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। मंदी का टाइम है और मंदी से उभरने के लिए फर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो स्मॉल फर्म्स हैं या जो वीक यूनिट्स हैं वो ऐसा कर पाने में कैपेबल नहीं होती हैं, तो क्या करती हैं, वो जो लार्ज यूनिट्स होती हैं उनके साथ में अपने आप को कंबाइन कर लेती हैं। ठीक है? और दूसरा क्या है, दूसरा है बूम का पीरियड। दो ही तो ट्रेड साइकिल्स होंगी, या तो रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा, या फिर क्या होगा, बूम होगा या इन्फ्लेशन होगा। तो बूम के टाइम पे क्या करेंगे, बिजनेस का ओवरक्राउड हो जाएगा, और ओवरक्राउड होने की वजह से उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, और इस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए उन्हें फिर कंबाइन होना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में कंबाइन होना ही एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ट्रेड साइकिल की वैगरीज को अवॉइड करने के लिए भी कॉम्बिनेशन एक सॉल्यूशन बन गया था फर्म्स के पास। नेक्स्ट वन इज द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के वेरियस एम्स को फुलफिल किया जा सकता था यदि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और सप्लाई को डिमांड के साथ में मैच किया जाए इन अ कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। जब डिफरेंट फर्म्स ऐसा कर पाने में कैपेबल होती हैं तब क्या हो सकता है, तब आप मार्केट का प्रॉपर एडवांटेज ले सकते हो। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएं। तो कंबाइन होने के बाद क्या करती हैं, वो मार्केट में उतनी ही सप्लाई को फॉलो करती हैं जितनी डिमांड होती है, और इस तरह से वेस्टेज को अवॉइड कर देती हैं। अपने एफर्ट्स का वेस्टेज है, उनका मटेरियल्स का वेस्टेज है, या फिर और भी जो भी डिफरेंट टाइप के वेस्टेजेस अवेलेबल होंगे, अगर सप्लाई को ज़्यादा कर दिया है डिमांड से उसके डिफरेंस में, तो वो सारे वेस्टेजेस बच जाती हैं इसमें।
और इस तरह से रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अचीव कर लिया जाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। हम उन पर्टिकुलर पर्संस की बात करते हैं जिनके पास क्या होती है, एक गुड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होती है। तो क्या करते हैं, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी की वजह से डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को प्रॉपर्ली कंबाइन करते हैं, और जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो भी उनके साथ में कंबाइन होना चाहती हैं, जिससे कि वो उसके टैलेंट का बेनिफिट ले सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सके। क्लियर। और लास्ट वन आता है इसके अंदर, दैट इज रेस्पेक्ट फॉर बिगनेस। दिस इज द रियलिटी कि जितना लार्ज लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही होगी, उतना ही उसके लिए सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट भी होता है, और जो कंज्यूमर्स है वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी रहते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जो लास्ट साइड यूनिट्स होंगी वो अपनी कॉस्ट को भी मिनिमम लेवल तक ले जा सकती हैं। इसके बेसिस पर वो अपने प्राइजेस को मिनिमम लेवल तक प्रोवाइड करेंगे और कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसी पॉइंट को फोकस करते हुए भी बहुत सारी फर्म्स क्या करती हैं, अपने आप को कंबाइन करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से बिजनेस में कॉम्बिनेशन की प्रोसेस को पसंद किया जाता है या लाइक किया जाता है। ओके, थैंक यू।